नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पिछला वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो फ्रांस जो है, फ्रांस में क्या होता है कि राजा लुई 14 राजा लुई 14 के समय में जो है यहाँ पर जो है से राजतंत्रीय व्यवस्था मौजूद था। राजा लुई 14 के समय में जो है फ्रांस में जो है से राजतंत्रीय व्यवस्था मौजूद था। देखना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चले जाएगा। जो फैक्ट्स का जरूरत पड़ेगा वो आप देखते चलना, वीडियोस को बस तुम थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर के आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है से राजतंत्रीय व्यवस्था मौजूद था किसके टाइम में? राजा लुई 14 के समय। ये जो व्यवस्था था वो कहाँ, कैसा शासन था यहाँ पर? तो बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश का शासन था यहाँ पर। देखो बुर्बो वंश का मतलब क्या होता है? वंशानुगत शासन। वंशानुगत शासन। अब वंशानुगत शासन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज डेट मान लेते हैं कि कोई झकझोरन नाम का व्यक्ति है, झकझोरन, ओके, और इसका कोई बेटा है जिसका नाम है मुखफोरन, और इसका पोता रामलोटन। तो नाम अजीब अजीब है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि वंशानुगत हम किसको बोलेंगे, ओके, रामलोटन, ठीक है। अब देखो ये झकझोरन जो है से क्या है? इसका दादा है, इसका बाप है। अब देखो झकझोरन जो है से दुनिया छोड़ करके चला जाता है, तो इसका गद्दी पर फिर कौन बैठेगा? मुखफोरन बैठेगा। अब मुखफोरन जब दुनिया छोड़ करके चला जाएगा तो कौन बैठेगा? रामलोटन बैठेगा। यानी कि ये वंशानुगत जो चलते आ रहा है उसी को बोलते हैं वंशानुगत शासन, ठीक है। तो बुर्बो वंश का शासन वंशानुगत शासन था कब, किसके टाइम में? तो राजा लुई 14 के समय में। यहीं पर इसी टाइम में जो था से यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर का है तो क्या वित्त मंत्री जो था कोलबर्ट था, ठीक है। ये सब आप चीजों ध्यान में रखना। वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट था। ये कोलबर्ट जो है से इसी के प्रयास से, कोलबर्ट के ही प्रयास से जो है से 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में जो है से कोलबर्ट के प्रयास से ही जो है से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों कब? तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया जाता है? तो 1664 ईस्वी में। किसके प्रयास से किया जाता है? तो वो किया जाता है कोलबर्ट के प्रयास से। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिश कब हुआ? 1664 में हुआ। तो किसके प्रयास से हुआ? तो वो हुआ कोलबर्ट के प्रयास से जो हुआ, जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश हुआ। अब देखो यहां पर आगे चल करके 1668 में फ्रांसीसी व्यक्ति जो है कैरो जो है से 1668 की ये बात हो रही है। 1664 में ये कंपनी का स्थापना किया गया। वहीं 1668 में जो है से फ्रांसीसी व्यक्ति कैरो के नेतृत्व में, इसका पूरा नाम आप बोल सकते हो फ्रैंक कैरो, ठीक है। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में जो है इस कंपनी को जो है भारत भेजा जाता है ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है से कहां भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? तो 1668 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में भेजा जाता है? तो फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में जो है इस कंपनी को भारत भेजा जाता है व्यापार करने के लिए। देखो इसके बाद में क्या होता है कि 1668 में ही इसका जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारिक केंद्र खोला जाता है। दोस्तों इसका जो पहला व्यापारिक केंद्र खोला जाता है, व्यापारिक केंद्र, ठीक है, इसका जो पहला व्यापारिक केंद्र खोला जाता है वो सूरत में खोला जाता है। आप ये सब चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब सारा चीज जो है जितना भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जितना भी फैक्ट्स बताया जा रहा है, ये आपको सारा काम आएगा एग्जाम में दोस्त। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना कि जो है फ्रांसीसी का जो सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खोला जाता है वो कहां खोला जाता है? तो सूरत में खोला जाता है। देन इसी के बाद 1669 ईस्वी में इसका दूसरा व्यापारिक केंद्र किसका नेतृत्व में? वही फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में ही इसका दूसरा व्यापारिक केंद्र जो है, दूसरा व्यापारिक केंद्र जो है वो खोला जाता है मसूलीपट्टनम में। तो पहला व्यापारिक केंद्र कहां खोला जाता है फ्रांसीसियों का? तो पहला व्यापारिक केंद्र जो है वो खोला जाता है सूरत में, एंड दूसरा व्यापारिक केंद्र जो है वो खोला जाता है मसूलीपट्टनम में। इतना आपको बात का ध्यान में रहेगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होगा ये आपको ध्यान में रहेगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1664 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया? तो सूरत में खोला गया। दूसरा व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया? तो मसूलीपट्टनम में खोला गया। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। वहीं जो है 1673 में 1673, ठीक है, 1673 में जो है से फ्रांसीसी फ्रेंडोइस मार्टिन
1673 में जो है फ्रेडोइस मार्टिन के द्वारा जो है पौंडीचेरी का स्थापना किया जाता है। तो पौंडीचेरी का जो स्थापना वो कब किया जाता है? तो 1673 में किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रांसीसी फ्रेडोइस मार्टिन के द्वारा जो है क्या चीज स्थापना क्या चीज का किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है पौंडीचेरी का जो है स्थापना किसके द्वारा? तो फ्रेडोइस मार्टिन के द्वारा 1673 में इस किसका स्थापना किया जाता है? तो पौंडीचेरी का स्थापना किया जाता है। अब देखो यहीं पर जो है 1693 ईस्वी में 1693 ईस्वी में जो है डचों द्वारा जो है फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीन लिया जाता है। पौंडीचेरी को जो है डचों द्वारा 1693 ईस्वी में डचों द्वारा जो है ये फ्रांसीसी पौंडीचेरी को जैसे फ्रांसीसियों से क्या किया जाता है? छीन लिया जाता है। देन उसी के बाद 1697 ईस्वी में 1697 ईस्वी में 1697 ईस्वी में रिजविक के संधि के माध्यम से जो है रिजविक यहां पर लिख दे रहे हैं रिजविक के संधि के माध्यम से जो है इस पौंडीचेरी को वापस लौटा भी दिया जाता है फ्रांसीसियों। देखो 1693 में जैसे डचों द्वारा जो है पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया जाता है। देन उसके बाद जैसे 1697 में जो है रिजविक का संधि होता है और रिजविक के संधि के माध्यम से ही जो है डचों द्वारा जो है फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस दे दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। ठीक है, कब? 1697 में रिजविक के संधि के माध्यम से। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है कि रिजविक के संधि के माध्यम से जो है पौंडीचेरी को क्या किया जाता है? लौटा दे। वहीं पर जो है आगे चल करके फ्रांसीसी गवर्नमेंट, अब ये देखो फ्रांसीसी जो मैं एक पॉइंट मिस कर रहा था, यहाँ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पूरी तरीका से क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीका से गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो वही जो है आगे चल करके फ्रांसीसी गवर्नर जो है गवर्नर जनरल नियुक्त करता है डुप्ले को। ये डुप्ले को जो है इसने अपना गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजता है। जब जब डुप्ले भारत आता है तो इसने जो हमारा जो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बोलते हैं कि फ्रांसीसियों द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया था? तो सूरत में खोला गया था। ठीक है, तो वही जो सूरत में व्यापारिक केंद्र खोला गया, तो ये जब आता है तो इस व्यापारिक केंद्र और दूसरा व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया था? तो मसूलीपट्टनम में खोला गया था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। तो ये जो सूरत में जो व्यापारिक केंद्र खोला गया था, पहला व्यापारिक केंद्र, ये सारा जो व्यापारिक केंद्र था इस व्यापारिक केंद्र को क्या करता है? ये पौंडीचेरी में शिफ्ट कर देता है। पौंडीचेरी में शिफ्ट कर देता है। क्या डुप्ले क्या करता है कि इस व्यापारिक केंद्र को जो है पौंडीचेरी में शिफ्ट कर देता है और इसी को मुख्य व्यापारिक केंद्र घोषित कर देता है दोस्त। मुख्य व्यापारिक केंद्र घोषित कर देता है किसको? पौंडीचेरी को जो है मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में घोषित कर देता है। तो डुप्ले जो है पहला फ्रांसीसी गवर्नर, जो पहला फ्रांसीसी गवर्नर है वो डुप्ले ही है जो भारत आता है और ये जो है व्यापारिक जो सूरत में व्यापारिक केंद्र पहला व्यापारिक केंद्र खोले गए थे उसको शिफ्ट कर देता है पौंडीचेरी में और पौंडीचेरी को ही मुख्य व्यापारिक केंद्र घोषित कर देता है। इसी समय जो है दक्षिण भारत के इलाका में ब्रिटिशवा जो था मंडरा रहा था। ब्रिटिशवा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था, इधर उधर भटक रहा था। वो भी अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ था और यही जब फ्रांसीसी पहुंचा तो इन लोग के दोनों बीच में हो गया आपस में मतभेद, आपस में उलझ गया। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपस में क्या हुआ? उलझ गया। और इसी के बीच में भी जो होता है आगे चल करके जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध होता है, जो युद्ध का नाम दिया जाता है कर्नाटक का युद्ध दोस्त। कर्नाटक का युद्ध हम लोग डिटेल से कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक में कितने युद्ध लड़े गए, कितना युद्ध लड़े गया, कर्नाटक का जो है 3 युद्ध लड़ा गया था। एक हमारा चैप्टर ही आएगा कर्नाटक का युद्ध जो हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल कर्नाटक का युद्ध। तो यहाँ पर जैसे कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया जिसमें कर्नाटक का 3 युद्ध लड़ा गया। तो पहला युद्ध और दूसरा युद्ध जो है वो पहला और दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है ये तो फ्रांस जीत जाता है। लेकिन जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1760 ईस्वी में जो होता है, 1760 ईस्वी में बांडीवास के मैदान में, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहां होता है? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो होता है वो 1760 ईस्वी में होता है और वो होता है बांडीवास के मैदान में। ओके, ये आप क्लियर रखोगे कि 1760 ईस्वी में जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है और वो तीसरा युद्ध जो होता है वो बांडीवास के मैदान में होता है। तो इस युद्ध में जो है क्या होता है? फ्रांसीसियों का हार होता है दोस्त। फ्रांसीसियों का हार होता है और ब्रिटिश जो है वो जीत जाता है। ब्रिटिश क्या होता है? जीत जाता है और फ्रांसीसियों का क्या होता है? यहाँ पर हार हो जाता है। और यहीं पर जो ब्रिटिश का जो सेनापति रहता है इस टाइम वो सर आयर कूट रहता है। ब्रिटिश का सेनापति सर आयर कूट और फ्रांस का जो सेनापति रहता है वो रहता है काउंट डी लाली। ठीक है, काउंट डी लाली। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सर आयर कूट ब्रिटिश का सेनापति और काउंट डी लाली जो है वो फ्रांस का सेनापति रहता है। इस युद्ध में
इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसियों का हार होता है। बांडीवास के मैदान में जो युद्ध लड़े जाते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो 1760 ईस्वी में, इस युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का हार होता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज समझना आप, ये जो ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में जो युद्ध होते हैं, इस युद्ध में आखिर इसका पराजय का कारण क्या होगा, इसका हारने का कारण क्या होगा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो देखो इसका हारने का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कारण जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा कंपनी है, आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस में हमें जाकर के देखो, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से क्या था, एक प्राइवेट कंपनी था, निजी कंपनी था। और ये क्या था, गवर्नमेंट कंपनी था, सरकारी कंपनी था। तो इसको थोड़ा सा भी अगर इन लोग का युद्ध करना होता था, इसको गोला बारूद के लिए क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन उसका तो अपना कंपनी था, प्राइवेट कंपनी था, आया गोला बारूद का उसको दिक्कत नहीं होता था, ले धक्का दिए जा रहा है और ठोके जा रहा है। देन यहाँ पर जो फ्रांसीसी कंपनी था, ये एक पद के लिए, यहाँ पर जो लोग काम अधिकारी जो काम कर रहे थे, वो पद के लालसा से कि वो बड़ा लेवल पर है तो वो नहीं जाकर के ज्यादा करेगा, यानी कि एक डिसिप्लिन नहीं था इस कंपनी के अनुसार। इस कंपनी के पास डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के पास क्या था, डिसिप्लिन था। ये भी एक इसका हारने का कारण हो सकता है। और यही जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है, ये इन फ्रांसीसियों का जो है क्या करता है, यहीं से जो है पतन का मार्ग प्रशस्त करता है दोस्त। और यहीं से जो है क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी जो है सो पौंडीचेरी तक ही सिमट करके रह जाता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्नाटक युद्ध। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।